हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी टेट के मैथमेटिक्स के कोर्स के अकॉर्डिंग एक प्रैक्टिस क्लास देखेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। इन क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करते रहिए और वीडियोस को लगातार अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहिए। तो चलिए देखते हैं इनमें जो क्वेश्चंस बोले गए हैं उसमें क्या कहा गया है। देखिए एक क्वेश्चन है आपके सामने जिसमें बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है। ठीक है, एक टिन का कोई बर्तन है, इसमें 20 लीटर पेट्रोल है। रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई, मतलब 3 लीटर पेट्रोल बह गया, निकल गया। तो 20 लीटर था, 20 लीटर पहले से था, उसमें से 3 हटा दीजिए। अब आपके पास 17 लीटर बचा, इसका मतलब है ना। ठीक है, 17 लीटर बचा और कहा गया है कि फिर टिन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया। तो जो 17 है, एक्चुअली आपसे डिमांड ये है कि 17 जो बचा वो 20 का कितना प्रतिशत है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप सभी जानते हैं कि जिसके बारे में पूछा गया है कि 17 कितना प्रतिशत बचा, इसके साथ इंटू 100 कर देंगे और टोटल जो था पहले उसको अपॉन में ले लेंगे, बस। ठीक है, कभी भी किन्हीं दो नंबर्स को एक दूसरे का प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना हो तो यही होता है। जैसे आपसे कभी पूछा जाए कि 300 500 का कितना प्रतिशत है, अगर ये पूछा जाए तो 300 के बारे में पूछा गया, इसके साथ गुणे में 100 करिए और टोटल ये है तो इसको बटे में 100 कर दीजिए, बस बटे में कर दीजिए मतलब। ठीक है, जिसको पूछा गया उसके साथ गुणे में 100 और बाकी टोटल वाले को बटे में कर दीजिए, हो गया। तो ये चीज़ आप बेसिक चीज़ें आप ध्यान रखें। ठीक है, तो इसके बाद आपके बचा ये 300 बटे 5। अब देखिए यहाँ पर 5 छक्का 30, तो आप कहेंगे 60%, यानी 300 जो था वो 500 का 60% है। तो इस तरीके से बेसिक चीज़ें आप सभी जानते हैं कि इनका क्या रोल होता है और कैसे इनको सॉल्व करना होता है। तो 17 20 का कितना प्रतिशत है, 17 गुणे 100 बटे 20 कर दिया। इसको आप यहाँ से काट दीजिए, 2 पंचे 10, 17 पचे 85। आप देख रहे हैं कि 85% रह गया। इसका मतलब अब जो बचा वो एक्चुअली 85% तेल बचा है। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था और परसेंटेज का एक ऐसे क्वेश्चन अक्सर ये सब बन जाते हैं थोड़ा सा लैंग्वेज के साथ। बाकी बेसिक्स जिनके कंप्लीट हैं वो तो अच्छे से कर ही लेंगे। नेक्स्ट बोला गया है कि किसी दिन 6:14 AM, मतलब सुबह का 6 बजे। AM कब होता है, रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक, और दिन के 12 बजे से फिर रात के 12 बजे तक PM चलता है। 12 घंटे का स्लॉट होता है। तो आप देख रहे हैं कि AM PM के बारे में आप सभी जानते हैं। तो किसी दिन 6:14 AM यानी सुबह से आपको 8 कब बात करनी है, 2 PM, मतलब इसका मतलब सुबह से शाम के बीच में, इतना समय के बीच में आपको ये बताना है कितने घंटे और कितने मिनट हुए। तो आपको मालूम है कि 6:14 AM अगर बात करें, यहाँ से शाम के अगर हम 6:14 PM तक जाएंगे तो 12 घंटे हो जाएंगे, क्योंकि ये 12 घंटे की साइकिल होती है। सुबह जितने बजे है शाम को उतने ही बजे आप देखेंगे तो 12 घंटे पूरे हो जाएंगे। 12 घंटे तो ये हुए। अब इसके बाद हमें पहुंचना है 8:02 तक। तो हम क्या करेंगे, अब 6:14 सुबह से 6:14 शाम को PM तक 12 घंटे हो गए। 12 में फिर 8:14 तक पहुंच जाएंगे। अगर हम फिर इतना ही पहुंचते हैं कि भाई 8:14 तक जाएं PM तक, तो यहाँ से 2 घंटे और आपको लेने पड़ेंगे। तो 2 घंटे ये और लेने पड़े, मतलब ये हो गए 14 घंटे। लेकिन 14 घंटे में आपका टाइम बढ़ गया। देखिए यहाँ से आपको सिर्फ 8:02 तक करना था और यहाँ पहुँच गया 8:14। इसका मतलब 12 मिनट इसमें ज़्यादा हो गया है। ये जो 12 मिनट क्या हुआ, ज़्यादा हो गया इसमें। तो इस 14 घंटे से 12 मिनट घटा दीजिए, तो 12 मिनट घटाएंगे तो 13 घंटे 48 मिनट ही तो आएगा। सिंपल सी बात है। 14 घंटों को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 13 + 1, 13 घंटे पूरे पूरे। 1 घंटे को हम कह दे 60 मिनट, 1 घंटे को कह दे 60 मिनट। इस मिनट से हम वो जो 12 मिनट बढ़ गया था उसको घटा देंगे तो कितना आएगा, 48 ही तो आएगा। तो सिंपल सी बात है, 13 घंटे 48 मिनट। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। ओरल क्वेश्चन कर सकते हैं। समझाने के दृष्टिकोण से मैंने इतना लिख दिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सब ऐसे ही क्वेश्चन हो जाने वाले बगैर पेन यूज किए। ठीक है, तो ये सब प्रश्न, और एक बात ध्यान रखें, ये सब प्रश्न कभी न कभी यूपी टेट सी टेट में पूछे गए हैं, ये भी ध्यान रखिए। तो ये बिल्कुल मत समझिएगा कि बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा वैसा। इजी तो सब कुछ, देखिए जब समझ में कोई चीज़ आ जाती है तो सब इजी ही होता है, और जब तक समझ नहीं आता तो सब कुछ टफ लगता है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से। बाकी धीरे धीरे हर तरह के क्वेश्चन आएंगे, हार्ड लेवल भी आएंगे, सब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 1/3 समकोण। देखिए 4 समकोण पूरे पूरे। देखिए आपको मालूम है कि एक समकोण का मतलब हुआ 90 डिग्री। बेसिक बातों को बस समझना है और कुछ नहीं। एक समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो 4 समकोण कितना होगा, 4 × 90 कर दीजिए, 9 चौक 36, मतलब 360 डिग्री। लेकिन और कहा है कि 4 तो पूरे पूरे लेने और 1/3 समकोण, मतलब समकोण का 1/3। समकोण मतलब 90, 90 का 1/3 मतलब 1/3, तो कितना आएगा 30 डिग्री।
30 डिग्री इसमें और बढ़ा दीजिए तो आपका हो गया 390, यही आंसर हो गया। आपसे कहा गया था 4 समकोण जो कि 9 चौक 36 360 डिग्री हुआ, साथ में 1/3 समकोण और लेना, तो समकोण का 1/3 90 डिग्री का 1/3 कर लीजिए, समकोण मतलब 90 डिग्री, उसका 1/3 मतलब 30 डिग्री, वो 30 डिग्री बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपको बात करना था 4 समकोण, है ना, 4 समकोण के साथ प्लस में 1/3 समकोण, 1/3 इसी की वैल्यू बतानी थी। 4 समकोण 9 चौक 36 360 प्लस 1/3 मतलब 30, तो मिलके हो गया 390 डिग्री आंसर। और ये आपका देखिए दिया गया डी पार्ट में, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये आंसर हो गया डी पार्ट 390 डिग्री। आई होप आप इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, बेसिक्स को भी समझते चलिए, ध्यान दीजिए, आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 6873.153 में 8 और 5 यानी 8 और 5 का स्थानीय मानों का अंतर। तो पहले 8 और 5 का स्थानीय मान, आपको मालूम है कि अगर संख्या दशमलव में होती है तो इसके राइट साइड अलग तरीके से स्थानीय मान निकालते हैं, लेफ्ट अलग निकालते हैं। ये कंप्लीट नंबर जो है इसका निकालने के लिए गुणा करते हैं, जो आप बेसिक रूल जानते हैं कि इकाई की संख्या में 1 से, दहाई में 10 से, सैकड़ा में 100 से गुणा करते हैं। तो 8 का स्थानीय मान तो गुणा करके आ गया, देखिए 8 × 100 जो कि आ गया 800। लेकिन अब यहाँ समस्या है कि ये 5 का बताना जो कि दशमलव के राइट साइड में, दशमलव वाली संख्या जब कोई संख्या दशमलव में हो और स्थानीय मान बताना हो तो दशमलव के बाद वाले हिस्से को भाग करते जाते हैं, पहले हिस्से को 10 से। जैसे मैं एक एग्जाम्पल भी समझा देता हूँ, मान लीजिए 346.125 है और आपको इसका दशमलव के बाद का लिखना है तो स्थानीय मान, तो ये जो पहली संख्या इसका स्थानीय मान करने के लिए 1/10 करना होगा, दूसरे का लिखने के लिए 2/100 करना होगा, मतलब इसको 10 से, इसको 100 से, फिर इसको 1000 से ऐसे भाग करते जाना है। तो आप देखेंगे ये 0.1 आ गया, ये 0.02 आ गया, इसी प्रकार से 5 का अगर करना होता तो वो 0.005 आ जाता, 1000 से भाग करेंगे ना, 5 को 1000 से भाग करेंगे तो इसका, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दशमलव के ठीक बाद 10 से भाग करते, 100 से भाग करते, 1000 से भाग करते, ऐसे बढ़ते जाते, 10,000 और 1,00,000, फिर ऐसे भाग करते जाते। तो आई होप आप इसको, आपका रूल ये रिवाइज हो गया होगा, जिनको मालूम था उनको पहले से मालूम था, जिन लोगों को नहीं मालूम वो समझ गए होंगे। तो इसका आप 100 से भाग करेंगे तो 5 के लिए अगर आप देखेंगे 100 से भाग करेंगे तो इसका जो आएगा वो 5/100 करके आएगा, जो कि 0.05 आएगा। 100 से भाग करना बहुत आसान है, केवल दशमलव लगा देंगे। अब हमको इसका और इसका अंतर चाहिए, तो 800 में से ये घटाएंगे तो 800 के आगे हम ऐसे लिखेंगे, घटाना आपको मालूम है, दशमलव लगा के 00 और फिर ये दशमलव के नीचे दशमलव रख के आप तब घटाएंगे। ठीक, अब देखिए इसमें घटा करके देखेंगे क्या आएगा, 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ तो 9 ही बचेगा, ये आपका 9, ये 9 और ये 7, 799.95, जो कि ऑप्शन डी में आपको दिया गया है, 799.95। इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, समझे रहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी प्रश्न नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति के अंदर पूछा ही जा सकता है। और आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो कोर्स आपको अवेलेबल कराया गया है उस कोर्स को पूरा पढ़ते रहिए, उसमें भी बहुत अच्छे से कवर किया गया है बेसिक जितने भी चीज़ें हैं, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी उन चैप्टर से जो पूछे गए वो भी कराए गए हैं। तो आप लोगों के लिए जो कोर्स यूपीटेट 2021 मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, कंप्लीट कोर्स, उसको देखिए, समझिए और अच्छे से मेहनत करिए। बाकी कुछ एक चीज़ें जो बची हैं वो मैं किसी वीडियो के साथ ही किसी दिन पढ़ा दूंगा, जो आप लोगों की डिमांड आ रही है, कैलेंडर या अदर चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं, वो सब वैसे भी क्वेश्चंस तो लिए जाते हैं। जैसे वॉच घड़ी का देखिए, यहाँ पर क्लॉक का आ ही रहा क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चंस आते रहेंगे, उनके माध्यम से आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रैक्टिस क्लासेस जारी रहेंगी, आप लोग सपोर्ट करें, वीडियोस को शेयर करें। चलिए आगे क्वेश्चंस लेते हैं और उनको भी सॉल्व करते हैं। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इनको सॉल्व करिए। देखिए इसमें बोला गया है सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिए, ये अक्सर इसमें क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हर बार लगभग कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या। देखिए ये कई प्रकार से पूछा जा सकता है प्रश्न, ये तो आंसर आपको मालूम है कि सम अभाज्य संख्या केवल एकमात्र दो ऐसी संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है, और कोई अन्य संख्या ऐसी है ही नहीं जो सम हो और अभाज्य हो। ये ध्यान रखें कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो सिर्फ एक से कटती हैं या फिर अपने आप से यानी स्वयं से, इटसेल्फ, तो या तो एक या स्वयं यानी इटसेल्फ।
अब देखिए प्राइम नंबर्स वो हैं जिनका फैक्टर या तो एक हो या संख्या स्वयं हो। जैसे हम कहें कि भाई 3 है तो 3 या तो 1 से कटेगा या 3 अपने आप से ही कटेगा, 5 या तो 1 से कटेगा या 5 अपने आप से ही कटेगा, ऐसे 7 या तो 1 से कटेगा या तो अपने आप से ही कटेगा, इसी तरीके से फिर 11 आएगा। तो ये सब प्राइम नंबर्स है और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। 2 देखिए 2 भी या तो 1 से कटता है या तो अपने आप से बस। तो इस केस में 2 के बाद कोई ऐसी सम संख्या नहीं है जो प्राइम भी हो यानी अभाज्य हो, क्योंकि 4 क्या होगा, वो 1 से कटेगा, 4 अपने आप से भी कटेगा और 2 से भी कट जाएगा। कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है जो 2 से ना कटती हो, आप सभी जानते हैं। तो ये सबसे छोटी ऐसी संख्या है जो 2 से कटती है, लेकिन 2 तो ये स्वयं है, तो ये प्राइम नंबर को फॉलो भी करता है और सबसे छोटा प्राइम नंबर यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही कहलाती है। कभी भी प्रश्न आए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आप कहेंगे 2। एकमात्र ऐसी सम संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है वो भी 2। तो इस तरीके से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं अलग अलग लैंग्वेज बदल के। इस प्रश्न को बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन मान के चलिए, अक्सर आता है। तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 या फिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहें तो वो भी 2। अगला क्वेश्चन है संख्या 1 है, यानी 1 के बारे में आप क्या कहेंगे? 1 किस प्रकार की संख्या है? क्या वो अभाज्य है? तो अभी मैंने आपको बताया सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होती है, तो 1 तो हो नहीं सकती, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब अभाज्य हटा दीजिए। संख्या 1 अभाज्य है? नहीं। भाज्य है? नहीं। ठीक है, ये ना तो भाज्य है और ना भाज्य है, ध्यान रखें। ठीक है, भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं, ध्यान रखिए। जैसे आपने अभी देखा, 2 और बातें समझ लीजिए, ये भी पूछा जाता है अक्सर, अभाज्य और भाज्य। इसको कहते हैं प्राइम नंबर और इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो ध्यान रहे कि प्राइम नंबर में सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, फिर इसके बाद 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। और इसमें जो भाज्य संख्या कंपोजिट, इसका सबसे छोटा नंबर 4 होता है। भाज्य यानी जो किसी और संख्या से भी कटे, 1 से भी कटे, अपने आप से भी कटे और किसी और से भी विभाजित हो जाए, डिवाइड हो जाए, वो कंपोजिट नंबर है। सबसे छोटा अगर पूछा जाए भाज्य संख्या तो 4 पर टिक करेंगे, कभी भी आएगा। 4 के बाद तो फिर आप जानते ही हैं 6 भी कट जाता है, फिर उसके बाद 6 के बाद 7 और 8 में 8 फिर कट जाता है, फिर 9 कट जाता है। 9 भी देखिए, 9 इसलिए क्योंकि 9 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और अपने आप से भी कटता है। तो ये कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। ठीक है, तो आई होप आप भाज्य और अभाज्य भी याद रखेंगे और ये बात जरूर याद रखें, सबसे छोटी अभाज्य 2, सबसे छोटी भाज्य 4। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल बताइए या योगफल बताइए। तो आपको मालूम है कि 2 और 4 है तो योगफल होगा तो 6 आ जाएगा, गुणनफल होगा तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, वो सिर्फ आपकी इससे जानकारी देखना चाहते हैं। ऐसे प्रश्नों को देने का अर्थ यही होता है कि 1 क्या है या अभाज्य संख्या सबसे छोटी क्या है। इससे आपको सिर्फ आपकी नॉलेज को टेस्ट किया जाता है कि आपको ये बेसिक मालूम है या नहीं, और ऐसे प्रश्न आते हैं, अक्सर आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, शून्य क्या है? शून्य किस प्रकार की संख्या में आएगा? क्या सम संख्या होगा, विषम होगा, अभाज्य होगा, परिमेय होगा? तो अभी आप ये देखते हैं कि अभाज्य तो ये हो ही नहीं सकता, जाहिर सी बात है, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? वो आपने देखा कि 2 है। 2 के नीचे वाले से सोचना बेकार है। इसके बाद अपरिमेय ये नहीं है, क्योंकि 0 के बटे में कुछ भी करेंगे 0 आएगा और वो 0 एक प्रकार से परिमेय है, अपरिमेय तो होता नहीं है। तो इसके बाद आता है कि विषम, तो विषम भी नहीं है, सम संख्या मानी जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि देखिए सम होता है 2, 4, 6, 8 इधर बढ़े और 2 इधर घटाए तो 0 आएगा, है ना। अगर विषम संख्या आप देखें तो 1, 3, 5, 7 ऐसे बढ़ता है। तो इसमें से अगर आप माइनस की तरफ जाएंगे तो भाई इसमें -2 माइनस करेंगे तो अलग 0 से, तो ये सम में ही देख रहे हैं आप कि 2, 4, 8 ऐसे 2 बढ़ रहा है, तो 2 पीछे जाएंगे तो 0 ही मिलेगा। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये एक सम संख्या है। ठीक है, तो 0 एक प्रकार से सम संख्या है, ये ध्यान रखें। 8 क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? पाई -22/7। पाई -22/7 का मान क्या होगा? तो बहुत लोग पाई का मान 22/7 रख देंगे और 0 बता देंगे, ये गलत होगा। ये कभी भी ज्ञात नहीं किया जा सकता, इस मान को ज्ञात ही नहीं किया जा सकता। कारण क्या है? ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऐसा मत करिएगा कि इसमें पाई का मान आप 22/7 रखें, फिर 22/7 रखें, और ऐसे आप नहीं कर सकते, ये चीज़ नहीं। 22/7 एक्चुअली इसका मान ही नहीं है पाई का, वो पाई का एक लगभग मान होता है। पाई का निश्चित मान आज तक ज्ञात ही नहीं किया जा सका। बड़े से बड़े सुपर कंप्यूटर्स के माध्यम से भी पाई की एग्जैक्ट वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू ज्ञात नहीं की जा सकी है। ठीक है, तो पाई के मान के बारे में पता नहीं, इसीलिए कभी भी पूछा जाता है कई बार ये भी प्रश्न, पाई कैसी संख्या, परिमेय की अपरिमेय? तो ध्यान रखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है।
है ना, ध्यान रखें इरेशनल नंबर है। और पाई का मान क्योंकि निश्चित ही नहीं है, ज्ञात ही नहीं है, इसलिए हम इस प्रकार से प्रश्न नहीं कर सकते कि पाई माइनस 22/7 करें और 22/7। वो तो प्रश्नों में जब मेंसुरेशन में शंकु गोला आदि में हम पाई का मान 22/7 रखते हैं, वो लगभग का मान है, वहां रख के कैलकुलेट कर लेते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर ये स्पेशली अलग से इंडिविजुअल पाई के साथ ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और इस तरीके का फॉर्मेट आपको दिया जाता है, तो आप कभी ये गलती ना करें। आप इसमें यही लिखेंगे कि ये चीज़ ज्ञात नहीं की जा सकती क्योंकि पाई का मान निश्चित नहीं है, ज्ञात नहीं है। हम लोग जो कैलकुलेशन एक्चुअली यूज़ करते हैं वो एक लगभग का मान है, निश्चित कम एक लगभग मान है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे आप इसमें, कौन सा ऑप्शन सही है? ज्ञात नहीं किया जा सकता, सी पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें आपको इकाई अंक बताना है। तो जब भी इकाई अंक बताना होता है तो आपको कई रूल मैंने समझाए हैं, आप देख सकते हैं लेक्चर्स में जाकर के। जिनको इकाई अंक निकालना ना आता हो प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस में अच्छे से पहले उसको पढ़ ले। बाकी के लिए मैं इस प्रश्न को समझा देता हूँ। देखिए ऐसी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 6 हो, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या, आप यहीं मान लेते हैं 3, 8, 9 और 6 है, इकाई का अंक 6 है और इस पर कोई भी पावर हो, कितनी भी बड़ी कोई भी पावर क्यों ना हो। आपको मालूम है कि अगर हम 6 पर 1 घात करेंगे तो 6 कम 6, 6 पर 2 करेंगे तो 6 4 36, फिर 6 पर 3 करेंगे 216। आप देखिए हर बार 6 ही आ रहा पीछे, और फिर आगे फिर जब इसको 6 से गुणा किया जाएगा 6 की घात 4 के लिए तो 6 4 36, लास्ट में तो 6 ही रहेगा। जब जब वो गुणा होगा हर बार तो लास्ट में 6 ही मिलने वाला है। तो कभी भी 6 हो, 0 हो, 1 हो, 6 हो या 5 हो, ये सब अंक अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो इनको जितनी भी घात आप करेंगे यही अंक मिल जाएंगे। आपको मालूम है 5 के साथ भी यही होगा। देखिए 5 की घात 1 में 5, 5 की घात 2 में 25 आया, पीछे देखिए इकाई में 5 है, 5 की घात 3 में 125 आया, पीछे 5 है, 5 की घात 4 में 625 है, देखिए इसमें भी पीछे 5 है। तो 5 की घात में कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो वो 5 ही मिलेगा। 6 की घात में कितनी बड़ी, 6 ही मिलेगा। 1 पे आप जानते हैं 1 पे कोई भी घात क्यों ना हो 1 ही मिलेगा, और 0 पे अगर कोई भी घात है तो 0 ही मिलेगा। तो ये सारे नंबर्स अगर आपको पता है तो हम ये देखते ही बता देंगे कि अच्छा ठीक है, हमें इस टाइप का गुणा लगा करके 2 पैटर्न दिए गए थे 4 0 5 5, और इस पर भी कुछ घात था और बीच में गुणा है। इस पर घात क्या है, अब हमसे घात से मतलब नहीं, हम ये देख पा रहे हैं कि इसको कुछ भी सॉल्व करेंगे तो लास्ट में 6 ही मिलेगा। इसको कितना भी सॉल्व करेंगे 5 है इसका इकाई अंक, तो कितनी भी घात निकालेंगे वो लास्ट में 5 ही आएगा। तो आया क्या, 6 पंचे 30। लेकिन आपसे कहा है कि जो भी आए गुणनफल में उसमें इकाई अंक क्या होगा, तो 30 में इकाई क्या है, 0। सिर्फ इकाई से मतलब है, तो ध्यान रखें ए पार्ट। कई लोग 30 लगा देंगे तो इकाई का ये तो 2 अंक होगा इसमें। तो ये बात आप ध्यान रखें। इन सब बेसिक बातों पर फोकस करें और बहुत अच्छे से चीज़ों को ध्यान दें और क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आई होप आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और ढंग से सीख रहे होंगे। चलिए और प्रश्नों को सरल करते हैं। अब आप लोगों के सामने जो प्रश्न लिखे हैं इनको सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 8, 12 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 बचे। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बहुत पढ़ाया है, डीएलएड की क्लासेस में भी पढ़ाया है। और हाँ, एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा वीक हो, जिनको बिल्कुल ही बेसिक ना पता हो, उन स्टूडेंट्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो अपने चैप्टर्स से रिलेटेड जो भी सिलेबस हो, अपने सिलेबस को ध्यान में रखें और अपने सिलेबस से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स हों उनको जा करके डीएलएड के जो पाठ्यक्रम को मैंने पढ़ाया है अपने चैनल पर, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, वहाँ पर वो चैप्टर्स अगर आपको मिल जाते हैं तो आप वहाँ उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत बेसिक से पढ़ाया गया है। ये ऐसे स्टूडेंट की बात मैं कर रहा हूँ जिन लोगों को मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल आती ही ना हो, वो लोग पहले डीएलएड के क्लासेस को भी देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ बाकी प्रैक्टिस क्लासेस तो हो ही रही हैं। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए या ज्ञात करो जिससे 8, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 बचे। तो देखिए सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चंस में अप्रोच ये होनी चाहिए कि आप फटाफट ऑप्शन से देखते चले जाइए, ठीक है। फिर मैं करना बताता हूँ कि बेसिक क्या है। तो ऑप्शन से पहले देख लीजिए, 8 से जैसे इसको भाग करेंगे तो 8 अगर करेंगे तो 12 8 96, और 96 के बाद फिर कितना बचा आपका, 8 से काटने पर 4 3 7 बच रहा है, ठीक है। तो अब 12 से देख लेते हैं, 12 से करेंगे तो फिर से वही
12 अट्ठे 96, 7 बच रहा है, लेकिन 15 से जैसे ही आप चेक करेंगे तो 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 होगा तो 13 बच जाएगा, जो कि 7 नहीं है। तो इसका मतलब ये 15 के केस के लिए लागू नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये नहीं हो सकता। 127 पर चेक करिए, 8 से चेक करेंगे तो 8 एकम 8, देखिए 8 से चेक करेंगे 8 एकम 8 होगा, ठीक है, और 4 बचेगा 47, तो 8 पंचे 40, 7 बच जाएगा। 12 से चेक करेंगे, 12 एकम 12 धम्मा 120, 7 बच जाएगा, ये भी ठीक है। 15 से चेक करिए, 15 से चेक करेंगे, 15 अट्ठे 120, 7 बच जाएगा, यही ऑप्शन आपका सही है। तो इस प्रकार से देखिए आपने तीनों से चेक कर लिया, मिल गया। बाकी सब आप देखेंगे तो कोई 8 से होगा, 12 से होगा, 15 से नहीं होगा, कोई 8 से हो जाएगा तो 12 और 15 से नहीं होगा, ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से ही डील कर ले, ज़्यादा बेटर है। बाकी करने का तरीका ये कि आपको कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या, और जब भी छोटी से छोटी बोला जाता है लीस्ट नंबर, तो उसमें एलसीएम लिया जाता है, ठीक है। तो उसमें 8, 12 और 15 का आप एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने पर जो आएगा, एलसीएम का अर्थ क्या होता है? एलसीएम का अर्थ होता है कि वह संख्या इन तीनों संख्याओं से पूर्ण रूप से कट जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो आप देखते हैं, चलिए पहले एलसीएम लेते हैं फिर बात करते हैं। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो आप ऐसे ही करेंगे, 2 से करेंगे, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 15, इस तरीके से लिखते जाएंगे। आप जानते हैं 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और ये 15 हो गया। फिर 2 से करेंगे 1, 3 ऐसे रहेगा, 15 ऐसे लिख देंगे। फिर 3 से देखेंगे तो 3 एकम 3 55, ये बेसिक मेथड है, ठीक है। अब आप इसको सबको गुणा कर लेंगे, वही एलसीएम होगा। तो एलसीएम क्या है? 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 पंचे 120, या 5 ते 15 अट्ठे 120। आप देख रहे हैं 120 एलसीएम आया। इसका मतलब 120 ऐसी संख्या है जो कि 8 से भी, 12 से भी और 15 से भी पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी, यानी पूरे तरीके से विभाजित हो जाएगी। और हमको हर बार 7 बचाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 बढ़ा दें। तो 127 अब अगर लिया करेंगे और भाग करेंगे तो 120 के लिए तो पूरा पूरा कट जाया करेगा और 7 बच जाया करेगा। आप किसी भी संख्या से 8, 12 और 15 से आप भाग करेंगे तो 120 तक तो पूरा कट ही जाएगा, 7 हर बार बच जाया करेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके बिहाफ पे आप इसको सोचें, या फिर आप डायरेक्ट वैसे ऑप्शन चेक कर ले, जैसे में आपको ज़्यादा सुविधा लगे। प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, जिससे भी आपका समय बचे उस मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहा गया यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा मासा 5 है तो लासा क्या होगा। अगर दो संख्याओं का अनुपात दिया जाए, ध्यान रखिए, मान लेते पहली संख्या का अनुपात ये है, दूसरी संख्या का अनुपात ये बी है, ए अनुपात बी आपको दिया गया है और मासा दे दिया गया, यानी HCF दे दिया गया साथ में। तो अब आप देखिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो ये आपको मालूम है इस सूत्र की सहायता से, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप इस सूत्र में अगर मान रख के करना चाहेंगे तो फिर वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मान लीजिए ये वाली संख्या 2x आप लेट कर लेंगे, ये वाला 3x लेट कर लेंगे, तो यहाँ पर तो 2x गुणे 3x हो जाएगा। और इधर LCM HCF में HCF आपको पता है लेकिन LCM नहीं पता। अब आप देखिए LCM भी अननोन है जो कि आपको फाइंड करना, और x भी, यहाँ दो चीज़ें ऐसी हैं जो ज्ञात नहीं है, तो अब आप इसको नहीं लगा पाएंगे इस सूत्र से। तो इसमें मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। ऐसे प्रश्न जब भी आए तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक आनी चाहिए। बस बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है कि ये जो HCF है इसमें इन दोनों संख्याओं के जो अनुपात है इसका गुणा कर दीजिए, मतलब A गुणे B, हमने A और B माना, बस इतना कर दीजिए तो ये LCM मिल जाएगा। ध्यान रखिए, तो HCF आपका 5 है और A अनुपात B 2 और 3 है, बस इन्हीं का गुणा ही करना है, 5 दूनी 10 33। बस ये बहुत सिंपल सी ट्रिक है, याद रखिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए। इन क्वेश्चंस को ध्यान दीजिए, कभी ऐसा प्रश्न आए और HCF दिया हो, LCM पूछा गया हो, तो आप ऐसे ही इसी ट्रिक का यूज करके आप फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इस ट्रिक को। तो 30 यानी B पार्ट में राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखें और इनको आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, दो संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः 225 और 15 है, उनमें से एक संख्या। अब आपका ये सूत्र जो बताया था वो लग जाएगा, जो आप लोग जानते भी हैं, लासा यानी LCM, मासा यानी HCF बराबर यहाँ हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो आप यहाँ पर आराम से इस सूत्र का प्रयोग आप करके कर पाएंगे। ये तो आपको सूत्र बेसिक मालूम ही होता है, तो इसी सूत्र से अब आप ऐसे प्रश्न कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बोला गया लासा और मासा दोनों दिया गया, लासा की जगह 225, मासा की जगह 15।
पहली संख्या आपको 75 दी, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी तो उसको x मान लें। अब ये 75 गुणे में है, इसके नीचे आकर के बटे में हो जाएगा बस, और ये सॉल्व हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें आपको फाइंड करना 15 एकम 15 पछे 75 और 5 से 5 चौके 20 पचा हम 25, तो 45 इसका आंसर हो गया। 45 जो कि ए पार्ट में ही दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये प्रश्न आपके आराम से लग जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपको मालूम होना चाहिए, जैसे -1 पर घात कुछ भी हो तो क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। आपको 1 पर घात मालूम है कि 1 पर कोई भी घात हो तो वह 1 ही आता है, लेकिन -1 पर जब घात हो तो क्या होगा। -1 पर दो तरह की घातें हो सकती है। -1 पर आप देखिए जरा खुद ही ध्यान दीजिए पहले कॉन्सेप्ट को। अगर -1, प्रश्न हम बाद में करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। -1 पर अगर मैं कहूँ 1 ही घात है तो -1 आ जाएगा। -1 पर अगर मैं कहूँ 2 घात का बताइए तो आप कहेंगे -1 गुणे -1, ऐसे ही तो करेंगे 2 बार, फिर माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। -1 पर अगर 3 घात है तो आप ऐसे करेंगे -1 गुणे -1, तो आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं। फिर से अगर ये 4 घात करेंगे तो फिर से वो प्लस हो जाएगा। आपको ये अच्छे से पता चल चुका है कि भाई -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1, 4 बार माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस। तो आप एक पैटर्न देख रहे हैं कि जब जब -1 पर घात विषम संख्या है तो -1 दिखाई पड़ रहा है। देखिए -1 पर घात ये विषम है, यहाँ विषम है, तो आपको -1 दिखाई पड़ रहा है। और जब जब संख्या पर -1 पर घात सम है, 2, 4, 6 इस तरीके से, तब तब आप देखिए क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, तब तब प्लस का 1 दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब आप रूल याद कर लीजिए, लिख लीजिए, -1 पर घात अगर विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, विषम मतलब ऑड नंबर, तो -1 रहेगा। लेकिन जब जब -1 पर घात सम संख्या यानी इवन नंबर होगा तो वो प्लस का 1 आएगा। ये रूल होता है, इसको याद रखिए बस। अब इसी के बिहाफ पे हम काम करेंगे और इसी के हिसाब से हम सॉल्व कर लेंगे। और एक और रूल आप लोग, ये जो 3rd नंबर यहाँ पर लिखा है कि किसी भी संख्या कोई भी नंबर हो, 0 के अतिरिक्त कोई भी नंबर हो जिस पर घात में 0 हो तो उसका मान 1 होता है। जैसे मैं कहूँ x है और x पर घात 0 है तो मान 1 हो जाएगा। 1/3 है, इस पर भी घात 0 है तो मान 1 हो जाएगा। कुछ भी है, अगर ऐसी संख्या है और यहाँ पर आपको घात 0 दिया गया है तो 1 हो जाएगा। कोई भी नंबर, एनी नंबर, उस पर पावर 0 तो वैल्यू 1। ठीक है, बस 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर संख्या के स्थान, ऐसा नहीं कि 0 पर घात 0 करें, ये डिफाइन नहीं है, इसको आप नहीं कर सकते, ये चीज अपरिभाषित है। ठीक है, तो ये रूल्स आपको आ गए। अब आप देखिए जो आपकी डिमांड थी उस पर हम काम करते हैं। ये तो बेसिक्स थे, ये अब आपको ध्यान रहेंगे तो इस प्रकार के कोई भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप कर ही लेंगे। अब चलिए हम यहाँ से प्रश्न उठाते हैं और देखते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ था -1 पर 639, ये सब ओरल क्वेश्चंस लगने वाले हैं, बस बेसिक्स आने चाहिए। ठीक है, और ये है -1 पर आपका 246 और ये -1/3 पर घात 0। अब मान लीजिए आपको सारे रूल आते हैं। अब देखिए प्रश्न कितना जल्दी आप कर पाएंगे, क्योंकि रूल आपने सीख लिया। अब -1 पर ये विषम संख्या है, विषम होगा तो -1 आएगा, छोड़ दीजिए लिख के। फिर गुणा -1 पर देखिए सम संख्या, पीछे 6 आया तो ये सम में प्लस आता है तो +1 लिख के छोड़ दीजिए। ये कोई भी संख्या उस पर घात 0 है तो इसका मान 1 ही होता है, बात खत्म। अब आप देखिए क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस, फाइनली -1 ही आएगा। भाई 1 एकम 1 ही होगा हर जगह, तो आप देख रहे हैं कि ये माइनस का ही 1 आने वाला, जो कि बी पार्ट में आपको दिया गया। तो ऐसे प्रश्न सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस उनके कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो उसको कैलकुलेट करने में कुछ है ही नहीं, करना ही नहीं कुछ भी। ठीक है, आई होप आप बहुत अच्छे से इन प्रश्नों को समझ गए होंगे। चलिए आगे कुछ और प्रश्न करते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। अब देखिए 14 और 15 नंबर क्वेश्चन और कर लेते हैं और आज का ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अब 15 क्वेश्चन एक प्रैक्टिस क्लास में एनफ है। आगे देखेंगे जैसे जैसे समय बीतेगा, आगे हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ाएंगे और जो भी होगा देखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कहा गया एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो बोल रहे हैं इनके हिसाब से कि आयत का परिमाप ये बराबर है वर्ग का परिमाप। देखिए ये जो बेसिक मैं लिख रहा हूँ समझाने के लिए लिखना पड़ता है, ये सब आपको कुछ नहीं करना होता है, इसलिए टाइम आप बचा सकते हैं। आप इस टाइम को मत देखिए कितने टाइम में लग रहा है, आप ये देखिए कि इसमें करना क्या है, मिनिमम वर्किंग क्या है, बस कितना कम से कम काम कर सकते हैं। तो ये बोला गया कि आयत और एक वर्ग का परिमाप बराबर है। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप दिया भी है 96। अगर 96 वर्ग का परिमाप है तो सबसे पहले अच्छा देखिए एक चीज तो ये कि भाई वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा,
और यही दिया हुआ है 96। तो भुजा आप निकाल सकते हैं, इसको 4 से भाग करिए क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो 4 से भाग कर दीजिए तो 24 चौके 96 होगा। तो ये तो 24 24 आ जाएगा, सीधी बात है ना। ये 4 इधर जाएगा तो 96 के नीचे डिवाइड में, तो इस प्रकार से 24 आ जाएगा। ठीक, तो आपको पता चल गया कि वर्ग की भुजा क्या है। और जबकि यहाँ वर्ग का पूरा पूरा परिमाप दिया था तो इधर हम 96 रख भी देंगे, वर्ग का दिया हुआ था। और इधर लेकिन आयत का नहीं पता है तो आयत का परिमाप का सूत्र लगा देंगे, वो होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, बस। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से अगर देखें 2 ये गुणे में तो इधर बटे में हो जाएगा, तो लंबाई और चौड़ाई मिला करके 96 के नीचे ये 2 बटे में आ जाएगा, तो ये 48 आ जाएगा। लंबाई प्लस चौड़ाई तो आपका 48 हो गया। लेकिन अब हमारे पास लंबाई चौड़ाई में से एक हो तो हम आगे काम कर पाए। इसमें बोला गया है आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तो वर्ग की भुजा तो 24 आ गई है। तो इसका मतलब इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई के बारे में कहा गया है आयत की कि वो इसकी भुजा से 4 कम है। 24 में 4 कम करेंगे तो 20, इसका मतलब चौड़ाई जो है वो 20 सेंटीमीटर आ गई। तो यहाँ पर 20 रख दीजिए, बस खत्म काम। और आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 20 उधर माइनस करेंगे तो 48 माइनस 20 जो कि आएगा 28, यानी 28 सेंटीमीटर उस आयत की लंबाई है। आंसर हो गया, आप चेक कर लेंगे। जबकि यहाँ पर आयत लंबाई नहीं पूछा गया था जो। अब आगे हमें लंबाई चौड़ाई मिल चुकी है, ठीक है। इसमें पूछा गया तब आयत के क्षेत्रफल का 2 गुना। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। लंबाई आपकी 28, चौड़ाई आपकी 20, तो ये हो जाएगा 28 दूना 56, 560, ठीक है भाई, 2 ठी 16, ठीक है 560। और इसका 2 गुना, क्षेत्रफल का 2 गुना। क्षेत्रफल पहले आया कितना 560, उसका 2 गुना। 2 गुना करिए तो 1120, देखिए 500 500 1000 और 60 60 120, 1120 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि सी पार्ट में दिया गया। तो कुछ भी पूछा जाए, जिस प्रकार से प्रश्न किया जाएगा उस प्रकार से आपको काम करना है, बस। अब इसमें ये सब लिखना उखना आपको नहीं था इतना, बहुत आराम से इसको डायरेक्ट आप कर सकते थे, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। बहुत सारी चीज़ें इसमें समय बचा सकते हैं भाई, हमें सब कुछ मालूम है, ठीक है। हम ओरल कैसे करते हैं, हमें सब कुछ मालूम है कि इसका परिमाप दिया है। तो परिमाप ये तो मालूम है कि आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये 96 है, इतना पहले ले लेते। अब हम इसको 2 से इधर काटेंगे तो अब हमको लिखने की तो जरूरत है नहीं, हम जानते हैं कि ये कट के 48। अब लंबाई प्लस चौड़ाई 48, और चौड़ाई इधर देखिए, क्योंकि 96 परिमाप वर्ग का था तो उसकी भुजा 24 हो जाएगी, 24 24 चारों हो जाएंगी, ठीक है। तो 24 से 4 कम, तो पता चल गया चौड़ाई 20 आ गई, यहाँ पर 20 रख लेंगे, आराम से निकल आया कि भाई लंबाई 28 आ गई। अब उसके बाद एरिया निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो जितना समय बचा सके उतना बचाएं, ठीक है। बस हमें आपको समझाने के लिए करना होता है कि आपको एक एक पॉइंट लिखना और समझाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, यदि किन्हीं 2 प्राकृत संख्याओं का योग 48 हो, उक्त संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं होगा। क्या नहीं होगा, इनमें से अनुपात क्या नहीं हो सकता। तो आपको मालूम है अगर योग इतना है तो आप अनुपात तो हमेशा मानते हो। जैसे मैं कहूं कि 3, आप इसको ले लें समझने के लिए, तो 3 और 5 करेंगे तो 3x और 5x जोड़ करके कितना होना चाहिए 48। देखिए क्या होगा, तो 8x बराबर 48, ये हो जाएगा 48। इसलिए 8 में कुछ भी गुणा करके 48 मिलेगा, क्योंकि 8 के पहाड़े में 48 आता, 8 छंग 48, अगर यहाँ 6 रख दें 48 आ जाएगा। इसका मतलब ठीक है, हमें ये पता लग गया जो अनुपात का योगफल है वो हमेशा इसका गुणज होना चाहिए, इसका मल्टीपल होना चाहिए। तो अब आप डायरेक्ट चेक कर लीजिए कि 8 48 के पहाड़ 48 के लिए 8 ठीक है, 8 के पहाड़े में 48 आएगा। 5 7 12, 12 चौक 48 होता है, ये भी आएगा। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, 6 2 8, ये भी 8 छंग 48 हो सकता है। लेकिन 5 2 7, 7 के पहाड़े में कभी 48 नहीं आता, इसलिए यही आपका होगा सही जो उसने कहा कदापि नहीं है। क्या नहीं हो सकता, तो यही नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कभी भी ये 7 के पहाड़े में 48 नहीं मिलेगा। तो आई होप आप इन सारी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। कुछ क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड होते हैं जिनको सिर्फ तर्क पर समझना होता है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही हर चीज़ को ध्यान देना है, समझना है, सीखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कार्य करिए, फ्रेंड्स को जोड़ते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए। सो आप सबका एग्ज़ाम बढ़िया हो, सफल हो, आप लोग अच्छे से एक भावी और प्रभावी शिक्षक के रूप में सामने आएँ और समाज की सेवा करें, ठीक है, देश की सेवा करें। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।